नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के कई क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में हेल्पफुल होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो है फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर इनिशियल, जो सबसे पहला चैप्टर होता है, जो बेसिक क्वेश्चन, उससे मैं शुरू कराने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने अनेक सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जा करके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग देख सकते हैं। इसके अलावा यूपीआरएनएल में जो वैकेंसी आई हैं उससे संबंधित अगर आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर उसकी भी प्लेलिस्ट आप हमारे साइट पर या हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि मैच लिस्ट 1 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विथ लिस्ट 2 डेफिनेशन और रिजल्ट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। दो लिस्ट दी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। हमको दोनों क्या है, मैच कराना है, मतलब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो ए में दिया है आइडियल फ्लूइड, बी दिया है न्यूटोनियन फ्लूइड, सी दिया है म्यू बाई रो, और डी दिया है मरकरी इन ग्लास। और लिस्ट 2 में दिया है विस्कोसिटी डज नॉट वेरी विद रेट ऑफ द डिफॉर्मेशन, 2 दिया है फ्लूइड ऑफ जीरो विस्कोसिटी, तीसरा दिया है डायनेमिक विस्कोसिटी, और 4 दिया है कैपिलरी डिप्रेशन, और 5 दिया है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और छठवां दिया है कैपिलरी ट्यूब। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले देखिए दिया है आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड के लिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, तो जो आइडियल फ्लूइड होता है वो इस प्रकार का होता है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस फ्लूइड होता है। तो आइडियल फ्लूइड की कौन कौन सी विशेषताएं आपको याद रखनी है कि आइडियल फ्लूइड की जो विशेषताएं होती है वो ये होती हैं कि वो सबसे पहले क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक, और साथ में नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस होता है, ठीक। तो अगर वो आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका जो बल्क मॉडुलस है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये आप याद रख लीजिए कि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो उसका बल्क मॉडुलस जो होगा वो इनफाइनाइट होता है, ठीक, और ये नॉन विस्कस होता है। और जबकि रियल फ्लूइड जो होता है, अगर हम लोग रियल फ्लूइड की बात करें तो रियल फ्लूइड में भी क्या विस्कोसिटी भी होती है, मतलब उसकी एक विस्कोसिटी होती है, मतलब उसमें फ्लो के विरुद्ध रेजिस्टेंस भी होता है, साथ में उसकी कुछ कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, जबकि आइडियल फ्लूइड में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो रियल फ्लूइड होता है उसमें सरफेस टेंशन का भी गुण पाया जाता है, सरफेस टेंशन गुण भी पाया जाएगा इसमें रियल फ्लूइड में। जो आइडियल फ्लूइड होगा उसमें सरफेस टेंशन का गुण नहीं पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो आइडियल फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, साथ में उसका जो बल्क मॉडुलस है वो इनफाइनाइट होता है। तो इसके आधार पर हम लोग ऑप्शन चूज कर लें। तो आइडियल फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी रो डस नॉट वेरी विद डिफॉर्मेशन, ये नहीं होगा। जबकि क्या हो जाएगा, फ्लूइड ऑफ जीरो विस्कोसिटी। तो ए के लिए क्या चूज कर सकते हैं, ए के लिए हम लोग 2 चूज कर सकते हैं। ए के लिए 2 चूज कर लिया हमने, तो ए के लिए 2 कहाँ आपको सी और डी 2 जगह मिलता है। अब इसको आगे ले लेते हैं। बी के लिए 1 दिया है, मतलब बी के लिए 1, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए 1 दिया है, विस्कोसिटी डस वेरी विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। हाँ, तो न्यूटोनियन फ्लूइड का यही फार्मूला होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ कहते हैं जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के मतलब प्रोपोर्शनल होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, मतलब शियर स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ठीक। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू एक कांस्टेंट याद आता है, इसे कहा जाता है म्यू, कहा जाता है म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो म्यू है ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है ये कांस्टेंट, इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहा जाता है, या डायनेमिक विस्कोसिटी कहा जाता है, या कभी कभी इसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू देखिए, पहले तो इसका वो याद कर लीजिए कि जो ये डायनेमिक विस्कोसिटी होता है म्यू, इसको मापा किस में जाता है, इसको मापा जाता है पॉइज में नापा जाता है, ठीक, पॉइज में नापा जाता है। और दूसरा इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसके 2 मात्रक हैं, पॉइज और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पॉइज जो है सीजीएस पद्धति का मात्रक है और ये क्या है, एमकेएस पद्धति में मात्रक है, ठीक।
तो ये दोनों याद रखिए। अब इन दोनों में देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, तो 1 पॉइस की जो वैल्यू होती है इक्वल टू होती है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये दोनों याद रख लीजिए। ठीक, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके लिए 2 चूज़ किया था, इसके लिए 1 ऑलरेडी क्लियर हो गया। अब सी के लिए देखते हैं, सी के लिए ऑप्शन दिया 3 और 5। तो सी क्या है, म्यू बाई रो के लिए 3 क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी, 5 क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो देखिए जो म्यू बाई रो होता है मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसको कहा जाता है, ये कहलाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। इसको यूँ से दर्शाया जाता है, इसे कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी में किस चीज़ में नापा जाता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है इसका जो मात्रक होता है ये होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये याद रख लीजिए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। और इसका सीजीए एमकेएस पद्धति में एसआई यूनिट है। ठीक, जबकि सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है स्टोक होता है, स्टोक्स। ठीक, अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो इन दोनों में संबंध जो होता है कि 1 स्टोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ठीक, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या हो जाएगा, म्यू बाई रो इक्वल टू किसके लिए है, इसको हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहेंगे। तो काइनेमेटिक सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए ऑप्शन हो जाएगा 5। तो सी के लिए ऑप्शन हो जाएगा 5। तो हमारा डी ऑप्शन एक तरीके से करेक्ट सही हो गया। चौथा चेक कर सकते हैं, मरकरी इन ग्लास 4 दिया है कैपिलरी डिप्रेशन। कैपिलरी डिप्रेशन और कैपिलरी ठीक डिप्रेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी कैपिलरी ट्यूब किसी फ्लूइड में डुबोते हैं तो क्या करते हैं, या तो वो नीचे की ओर दब जाता है, ठीक, या तो क्या होता है फ्लूइड ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक, तो दो तरीके का व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक, तो इसे कहा जाता है, इसको कैपिलरी इफेक्ट कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के फ्लूइड जिसमें क्या है कि जिनके लिए क्या है सर्फ में, जिनके लिए कांटेक्ट एंगल थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर 90 से कम है, 90 से कम है तो उनमें क्या है वो ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। ठीक, तो इसको कहा, ठीक, जैसे वाटर के लिए क्या है, वाटर में क्या है कैपिलरी ट्यूब में जब कैपिलरी ट्यूब को हम लोग पानी में डुबाएंगे तो पानी अपनी सतह से ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक, और यदि मरकरी में डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे की ओर दब जाएगा। तो पानी के लिए जो होता है तो इस तरीके से, तो जो वाटर, अब देखिए ध्यान रखना है कि जो कांटेक्ट एंगल होता है थीटा, ये वाटर के लिए 0 डिग्री होता है और मरकरी के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है 128 डिग्री होती है। ये याद रख लिए, कभी कभी मरकरी का पूछ लेता है कि मरकरी के लिए कांटेक्ट एंगल की वैल्यू कितनी होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस की ऑफ अ फ्लूइड, सिंबल हैज द यूजुअल मीनिंग। मतलब इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से चूज करना कि बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या है। तो देखिए बल्क मॉडुलस पहले होता क्या है ये जान लीजिए। तो बल्क मॉडुलस होता है कि कब मतलब एक तरीके से जो बल्क मॉडुलस 2 तरीके से हम लोग बता सकते हैं। एक होता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, ठीक, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के इसकी वैल्यू जो होती है इसको KT से दर्शाते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है रो इंटू आर इंटू टी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक, और दूसरा होता है एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस K से दर्शाते हैं। ये इक्वल टू होता है आपका गामा इंटू प्रेशर इन फाइनल प्रेशर जो होता है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ओके, तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो अपोजिट होता है किसके, कंप्रेसिबिलिटी के अपोजिट ही होता है हमेशा। तो कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस, ध्यान रखिए कि बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, तो इसको दर्शाया जाता है 1 कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, पहले ध्यान लीजिए। कंप्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है -dV/VdP, या दूसरे शब्दों में कहें d/ρ/dP होता है। तो सीधे सीधे आप याद रख लीजिए कि जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ जाती है K, वो इसकी एकदम जस्ट अपोजिट हो जाएगी।
तो ये हो जाएगी अपनी रो डी पी अपॉन डी रो। रो क्या है, डेंसिटी है, और डी पी अपॉन डी रो मतलब चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डेंसिटी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर है ए। बस का सीधा सा फार्मूला ये याद रख लीजिए, सीधा फार्मूला पूछता है और कुछ नहीं पूछता है खास। अगला पूछा है द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आर। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है। तो देखिए सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन होती है आपको पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, दो तरीके से हम लोग जानते हैं। एक होता है डेफिनेशन होती है किसी द्रव की सतह पर खींची गई रेखा की एकांत लंबाई पर वर्क करने वाला फोर्स। मतलब यदि किसी द्रव की सतह पर एक हम लाइन खींचे और उसकी यूनिट लेंथ पे जो फोर्स वर्क करता है उसी को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो सरफेस टेंशन को सिग्मा से दर्शाते हैं, तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ बाई एल। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे लेंथ, एल के मतलब मीटर। तो इसका एक मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू वाट पर मीटर। तो देखिए यहाँ पे तो ये ऑप्शन दिया नहीं है, तो अगर हम इसमें ऊपर मीटर नीचे मीटर दोनों हम मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूटन मीटर किसके बराबर है, न्यूटन मीटर जूल के बराबर हो जाता है, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो सरफेस टेंशन का मात्रक होता है जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। हमको दोनों मात्रक याद रखने, एक न्यूटन पर मीटर याद रखना है और दूसरा जूल पर मीटर स्क्वायर भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट ऑन अ फ्लूइड एट रेस्ट। निम्नलिखित में से कौन कौन से फोर्स काम करेंगे जब क्या है, फ्लूइड रेस्ट की अवस्था में है। तो देखिए पहला दिया है ग्रेविटी फोर्स। तो सीधी सी बात है कि क्या है, फ्लूइड जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में रखा हुआ है रेस्ट की अवस्था, मतलब उसमें बहाव नहीं है किसी प्रकार का, तो प्रत्येक क्या है फ्लूइड में उसका मास होगा तो उसका वेट भी होगा, वेट होगा तो वही ग्रेविटी फोर्स है। तो फ्लूइड अगर रेस्ट की अवस्था में तो उसमें ग्रेविटी फोर्स वर्क करना ही करना है। दूसरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि द्रव का जो भार है वो मतलब कितना वर्क करता है, अगर उसके अंदर कोई तल है तो उस तल पे कितना वर्क करेगा, तो उसका जो टोटल वेट हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव को, उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो भी उस पर काम करेगा। तीसरा इनका सरफेस टेंशन, तो जो द्रव की सबसे ऊपरी सतह है ठीक, वो क्या कहते हैं वहाँ पे सरफेस टेंशन भी वर्क करेगा। चौथा दिया विस्कस फोर्स। देखिए विस्कस फोर्स तब तक वर्क नहीं करता है जब तक फ्लूइड की दो लेयर के बीच में मोशन शुरू नहीं होता है। तो यदि मोशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब विस्कस फोर्स काम नहीं करेगा, और रेस्ट की अवस्था में क्या है, मोशन नहीं कर रहा होता है तो विस्कस फोर्स पे काम नहीं करेगा। तो रेस्ट की अवस्था में क्या है, विस्कस फोर्स काम नहीं करते। कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन क्यों होता है इन्होंने पूछा है। ये दिया है ड्यू टू विस्कस फोर्सेस, बी दिया है कोहेसन, सी दिया है एडहेशन, और डी दिया द डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको कि विस्कस फोर्स क्या होता है। विस्कस फोर्स होता है जब फ्लूइड की दो लेयर के बीच में मोशन होता है तो एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर के मोशन को या दूसरे लेयर के बहाव को, मान लीजिए एक सतह है, एक फ्लूइड की एक लेयर है और उसके ऊपर एक दूसरी लेयर है, तो अगर इस प्रकार से लेयर का फ्लो हो रहा था तो पहली लेयर क्या है, तो उसकी गति कम होगी, दूसरे वाले लेयर की गति ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर बहने से उसको रिटार्ड करेगी। तो इसमें एक प्रकार से क्या हो जाएगा, उसमें उसकी गति में अवरोध उत्पन्न करे। तो इसी का कहा जाता है, इसी को कहा जाता है विस्कोसिटी कहा जाता है, विस्कस फोर्स कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका एक ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ प्राप्त होता है हम लोगों को। तो विस्कस फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, इसे हम सरफेस टेंशन पूछा, तो सरफेस टेंशन विस्कस फोर्स का कोई योगदान नहीं होता है। दूसरा है कोहेसन। कोहेसन क्या होता है, जब एक ही द्रव के दो समान अणु, मतलब एक ही द्रव के अणुओं द्वारा आपस में एक दूसरे जो बल लगता है उसे कोहेसन कहा जाता है। और एडहेशन क्या होता है, एडहेशन होता है जब दो अलग अलग द्रव के अणुओं द्वारा एक दूसरे जो बल लगता है उसको एडहेशन कहा जाता है। तो जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन का कारण जो होता है वो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कोहेजन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन कोहेसन के कारण होता है। सरफेस टेंशन पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण पदार्थ की सतह मिनिमम क्षेत्रफल को घेरने का कारण प्रयास करती है। लेकिन अगर यहीं आपसे ये पूछा जाए कि कैपिलरी इफेक्ट,
कैपिलरी इफेक्ट किस कारण होता है? तो कैपिलरी इफेक्ट दोनों के कारण होता है, कोहेजन प्लस एडहेशन, ठीक, कोहेजन एंड एडहेशन दोनों के कारण होता है। तो सरफेस टेंशन सिर्फ कोहेजन के कारण है, और जबकि कैपिलरी इफेक्ट का कोहेजन और एडहेशन दोनों के कारण है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सरफेस टेंशन पूछा इसलिए इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, इन्होंने पूछा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई। जब हम लोग को टाउ को हटाते हैं तो क्या हो जाता है? टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक, इसके एक बराबर हो जाता है। या कभी कभी ये जो डी यू अपॉन डी वाई होता है ये इक्वल टू होता है ऑलवेज किसके इक्वल टू होता है? डी थीटा बाई डी टी, मतलब ये क्या है? थीटा क्या है? शियर स्ट्रेन है, ठीक, शियर स्ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक। तो किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेन पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, साथ में शियर स्ट्रेस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ फ्लूइड। तो देखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन किसी तरीके का भी हो सकता है, तो ठीक, तो बल्क मॉडुलस के समय में हम लोग उसके प्रेशर प्रभाव को देखते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस के बारे में जब तक शियर स्ट्रेस डिस्कस ना हो तब तक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कोई बात नहीं होगी। दूसरा है शियर स्ट्रेस, प्रेशर एंड वेलोसिटी, ठीक, तो प्रेशर और वेलोसिटी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वेलोसिटी वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेड डिपेंड नहीं करता, और प्रेशर पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तीसरा दिया शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन, तो ये इसका आंसर है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस। तो विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस तो वो तो बाद में जो कांस्टेंट है उसको विस्कोसिटी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073, वहाँ उन्होंने कहा है वाटर, पानी और हवा, इन दोनों के मध्य में जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू 0.073 न्यूटन पर मीटर है। द गेज प्रेशर इनसाइड अ रेन ड्रॉप इज 1 mm डायमीटर विल बी, ठीक, उन्होंने कहा है कि उसके अंदर गेज प्रेशर क्या होगा अगर कोई ड्रॉप है जिसका डायमीटर 1.1 mm पर मीटर mm है, ठीक। तो देखिए आप सीधा सीधा फार्मूले याद कर लीजिए कि जो सरफेस टेंशन के कारण जो ड्रॉप है या बबल है या जेट है तो उसके भीतर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो उस सरफेस टेंशन को सस्टेन करने को या उसको कंपनसेट करने के काम आता है। तो जो बबल के थी तो सारे फार्मूले मैं बता देता हूँ। सा फार्मूला है कि अगर प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, जो ड्रॉप के भीतर जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 4 सिग्मा बाई डी, जहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा सरफेस टेंशन है और डी क्या है? डायमीटर ऑफ द ड्रॉप है, यानी बूंद के भीतर का प्रेशर ही है। अगर बबल की बात करें, बबल मतलब जो होता है बुलबुला, तो बुलबुले के भीतर जो प्रेशर होता है उसका फार्मूला होता है 8 सिग्मा बाई डी होता है। डी क्या है? डायमीटर ऑफ द बबल, और सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। ये दुगना होता है। बूंद में क्या था? बूंद के लिए फार्मूला था 4 सिग्मा बाई डी, बबल के लिए 8 सिग्मा बाई डी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बबल के भीतर प्रेशर होता है वो ड्रॉप के भीतर प्रेशर का दुगना होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तीसरा, अगर जेट की बात करें तो जेट के लिए जो फार्मूला होता है वो 2 सिग्मा बाई डी होता है, मतलब ये ड्रॉप के आधा होता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेशर ड्रॉप इनसाइड ड्रॉप, ड्रॉप के भीतर कितना होता है? 4 सिग्मा बाई डी, बबल के भीतर होता है 8 सिग्मा बाई डी, और जेट के भीतर कितना होता है? 2 सिग्मा बाई डी। ठीक, तो यही फार्मूला इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने ड्रॉप के लिए पूछा है सरफेस। ठीक, द गेज प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप, रेन ड्रॉप कहीं कोई भी ड्रॉप है तो उसका फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला हमने क्या बताया था? 4 सिग्मा बाई डी, तो रख देंगे तो 4 इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 0.073 अपॉन डी, डी की वैल्यू क्या है? 1 mm को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाए, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर लगभग आएगा 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 292 मीटर
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट जो हमने आपको बताया जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, तो हम बता रहे थे कि इस वेपर डोम जो होता है, वेपर डोम का जो टॉप पॉइंट होता है जहाँ पर लेटेंट हीट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या, तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों क्या है एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक, तो मतलब कहने का है क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिस पर अगर लिक्विड को थोड़ा सा भी हीट दी जाएगी तो बिना किसी लेटेंट हीट के सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन अगर किसी अन्य स्थिति में अगर हम मान लीजिए किसी अन्य टेम्परेचर पे हीट देंगे तो क्या है, पहले वो लेटेंट हीट लेगा, उस लेटेंट हीट को क्या है उसमें बदल के गैस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जान सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पूछा जाएगा कि सरफेस टेंशन कितना होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये याद रख लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 होती है। तो जो सरफेस टेंशन होता है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो क्रिटिकल, अगर आपसे पूछा जाए क्रिटिकल पॉइंट पे यानी लिक्विड वेपर स्टेज पे सरफेस टेंशन वैल्यू कितनी है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द शियर स्ट्रेस डेवलप इन लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9.81 पॉइंट्स फिल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इज। इन्होंने पूछा है कि इन्होंने कहा है कि एक लुब्रिकेटिंग ऑयल है जिसकी विस्कोसिटी 9.81 पॉइंट्स है। ठीक, तो ध्यान रखिए। तो फिर फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट जो 1 सेंटीमीटर दूरी पर है और जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी उनके बीच में 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम इसको यहाँ बना के देखें तो ये दो पैरेलल प्लेट हैं जो एक दूसरे 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक, और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इन दोनों के बीच जो वेलोसिटी का जो अंतर है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो और इनका जो विस्कोसिटी दे रखी है, तो इन्होंने पूछा शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। शियर स्ट्रेस मतलब टाउ की वैल्यू। तो हम जानते हैं टाउ की वैल्यू, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है, ये होता है। तो म्यू मतलब क्या है, म्यू का मतलब दिया है विस्कोसिटी की वैल्यू दी है 9.81 पॉइस दिया है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए पॉइस किस में, तो सीजीएस में होता है, तो इसको बदल लेंगे हम लोग एमकेएस में बदल लेंगे। तो एक पॉइस की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइस की वैल्यू होती है 0.1 होती है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 9.81 इंटू 0.1 हो जाएगी। ठीक, और डी यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी हो तो डी यू की वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। और डी वाई मतलब दोनों के बीच जो डिस्टेंस दिया है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम इसमें रख देंगे। तो जब वैल्यूज़ को सब रख देंगे तो हमको क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो हमारी जो टाउ की वैल्यू आ जाएगी वो इक्वल टू हो जाएगी 0.981 टाउ की वैल्यू जाएगी। डी यू की वैल्यू कितनी है जाएगी 2 अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻²। इसको सॉल्व कर देंगे तो जाएगा 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जाएगा बी 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द फिनोमिना ऑफ कैविटेशन द कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन, मतलब जब वे होता है कैरेक्टरिस्टिक कैविटेशन के लिए कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टी कारण है, मतलब उसका कारण क्या है कैविटेशन का। तो पहले देखिए कैविटेशन कारण क्या होता है, क्या देखिए कि हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। ठीक, उसी प्रकार प्रत्येक बॉइलिंग टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग एक प्रेशर होता है, मतलब प्रत्येक सेचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर, एक सेचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन प्रेशर होता है। ठीक, तो इसका आधार पे हम लोग कह सकते हैं, देखिए जब फ्लूइड क्या है, मान जब किसी ऐसे स्थान पर मूव कर रहा हो तो जहाँ प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क ना पड़ रहा हो। सपोज किसी टरबाइन है, ठीक, टरबाइन में क्या है कि यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू अधिक होती है और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन में तो वाटर का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट बना रहता है।
ठीक। तो इसमें क्या होगा, तो मान लीजिए जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेगा तो फ्लूइड का प्रेशर क्या है, कम होता जाएगा। तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आ जाए जिस कंडीशन में उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है उसकी वैल्यू सैचुरेशन प्रेशर से कम हो जाए, तो उस स्थान पर फ्लूइड क्या है, एवापोरेट हो जाएगा। एवापोरेट होकर के इसमें बबल्स फॉर्मेशन कर लेगा, और ये बबल फॉर्मेशन कर लेगा तो इससे जो आसपास का फ्लूइड है ये इस पर दबाव डालेगा, तो ये बबल्स क्या है, फूटेंगे तो इसमें क्या है, प्रेशर वेव्स जनरेट होंगे। और ये प्रेशर वेव्स क्या है, जो हमारे इसकी सतह के भीतर से मटेरियल को इरोड करके बाहर निकालने लगेंगे। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है कैविटेशन कहलाती है। तो कैविटेशन का मुख्य कारण क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर के कारण ही बबल फॉर्मेशन होता है, बबल फॉर्मेशन के कारण ही कैविटेशन होता है। बबल फॉर्मेशन के कारण प्रेशर वेव जनरेट होती हैं, प्रेशर वेव के कारण क्या है, कैविटेशन का फिनोमेना होता है। ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, तो इसको इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा कैविटेशन का मुख्य कारण क्या है, तो कैविटेशन का मुख्य कारण वेपर प्रेशर है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैपिलरी राइज ऑफ एट 20 डिग्री सेल्सियस इन क्लीन ग्लास ट्यूब इज 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। इन्होंने पूछा है कि एक क्लीन ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर 1 mm है, वो पानी उसमें भरा हुआ है, उस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर कैपिलरी राइज कितना होगा। तो ये इन्होंने पूछा है। देखिए सबसे पहले कैपिलरी राइज का फार्मूला क्या होता है, कैपिलरी राइज का फार्मूला होता है, ये होता है H = 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। ये फार्मूला कैसे आता है और कहाँ से प्राप्त होता है, यदि आपको देखना है तो आप हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने इस फार्मूले को डिराइव करके बताया है कि कैसे ये फार्मूला प्राप्त होता है। तो देखिए इस फार्मूले हम रख देते, तो इसमें देखिए 4 सिग्मा क्या है, सिग्मा सरफेस टेंशन है। तो सबसे पहले हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए पानी, ग्लास और वाटर के बीच में जो सरफेस, ठीक, तो पानी के लिए 20 डिग्री सेल्सियस में जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है वो होती है 0.0736 न्यूटन पर मीटर होती है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0736 न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है, पानी, वाटर एंड ग्लास के बीच में थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री होती है। अभी हमने आपको बताया था कि कॉन्टैक्ट ग्लास की वैल्यू क्या होती है, कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू तो 0 डिग्री सेल्सियस होती है। रो यहाँ पे लेंगे वाटर का रो, जिसकी वैल्यू वाटर के लिए रो यानी डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻³ होती है। जी की वैल्यू हम जानते हैं, डी मतलब डायमीटर ऑफ द ट्यूब, तो डायमीटर ऑफ द ट्यूब कितना दिया है इन्होंने, 1 mm दिया है। तो इसको हम लोग किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे, तो 10⁻³ तो सारी वैल्यूज उसमें उठाकर हम लोग रख देंगे। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी 4 × सिग्मा, सिग्मा मतलब 0.0736 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रो मतलब 10⁻³ इंटू जी 9.81 इंटू डी मतलब 10⁻³ इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.030 मीटर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग सेंटीमीटर, इसमें mm में दिया, mm में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 30 mm। तो कैपिलरी राइज की फार्मूला क्या हो जाएगा, कैपिलरी राइज की वैल्यू जाएगी 30 mm हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि कैपिलरी राइज का फार्मूला क्या होता है। कैपिलरी राइज का फार्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय रो जी डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय u2y minus y square where u is the velocity in meter per second at a point y meter away from the plate measured perpendicularly। मतलब इन्होंने u की वैल्यू दे रखी है, u को इस समीकरण के द्वारा या इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा, दिया है म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 8.60 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। द शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाउंड्री इज, इन्होंने पूछा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू क्या होता है, शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू होती है म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो म्यू की वैल्यू तो उन्होंने दे रखी है
8.60 पॉइस, तो पॉइस को हम लोग किस में बदलेंगे, स्ट्रोक से बदल लेंगे। तो स्ट्रोक से बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 0.1 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.860 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, अब हमको du/dy की वैल्यू चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए, तो इन्होंने u की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग इससे du/dy की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 2y। ओके, तो ये हो जाएगा du/dy की वैल्यू हो गई। इन्होंने पूछा कहाँ है, 15 सेंटीमीटर। अब ये मतलब y की वैल्यू एक तरह से क्या हो गई, इन्होंने 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ du/dy की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 15 सेंटीमीटर पर, इसमें रख देंगे तो 2 - 2 × y मतलब 0.15। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 दूनी 30, 0.3, तो 2 - 0.3 तो 1.7। तो du/dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.7। तो अब इसको उठा के रख देंगे। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ की वैल्यू हो जाएगी 0.860 × 1.7। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक ही फार्मूला है और उसी फार्मूले को इन्होंने छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछा। ये आजकल नया ट्रेंड में आ गया है। पहले सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे तो लोग उसको याद कर लेते थे और पेपर दे देते थे। अब लेकिन धीरे धीरे पेपर का पैटर्न बदलने लगा है और उसमें क्या है, नए नए न्यूमेरिकल्स आने लगे हैं। तो न्यूमेरिकल्स पर भी फोकस करना शुरू कर दीजिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हैज़ विस्कोसिटी 0.28 स्ट्रोक्स एट 38 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इन्होंने पूछा है कि ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, इन्होंने 0.9 दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही चीज़ होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब अगर हम किसी लिक्विड है या कोई फ्लूइड है उसकी डेंसिटी को स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से भाग दे दें या डिवाइड कर दें, तब हमको क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी प्राप्त होती है। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है अगर हम किसी लिक्विड की बात करें तो वहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया जाता है कि वाटर को लिया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस की वाटर को लिया जाता है। ठीक, अगर हम लोग एयर की मतलब किसी गैस की बात करें तो वहाँ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लिया जाएगा, वहाँ स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर लिया जाएगा। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इन्होंने दिया 0.9 दिया है। तो डेंसिटी देखिए, डेंसिटी कैसे निकालेंगे, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो सीधे सीधे उसमें वाटर की डेंसिटी मतलब 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस लिक्विड की डेंसिटी आ जाती है kg/m³। ठीक, kg/m³, ये इसकी डेंसिटी हो गई। फिर उन्होंने कहा है कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है, 0.28 स्टोक्स है। ठीक, तो इस देखिए स्टोक्स दिया है, इसका क्या मतलब है, देखिए कभी कभी विस्कोसिटी के साथ लिखा नहीं रहता, कोई डायनेमिक विस्कोसिटी है, काइनेमिक विस्कोसिटी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो मेजरमेंट दिया, उसका यूनिट जो दिया, उसी से पता कर सकते हैं कि ये कौन सी विस्कोसिटी है। तो देखिए इन्होंने क्या दिया है, विस्कोसिटी स्टोक्स दिया है। तो स्टोक्स क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ना। स्टोक्स किसका मात्रक होता है, यूनिट होता है काइनेटिक विस्कोसिटी का। तो दिया है स्टोक्स दिया है तो 0.28 इसका काइनेटिक विस्कोसिटी दिया है, 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में विस्कोसिटी इन्होंने पूछा है। ठीक, तो देखिए न्यूटन सेकंड्स पर मीटर स्क्वायर किस प्रकार की विस्कोसिटी होती है, इसको कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी में। ये किसका मात्रक होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी का होता है, या किसी क्या कहते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का होता है।
ठीक, तो देखिए सीधे सीधे उन्होंने पूछा है कि अगर काइनेटिक विस्कोसिटी इतनी है तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो। तो इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो म्यू की वैल्यू एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू रो। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो रो की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0.9 इंटू 10⁻3, इससे रो निकल आया, इंटू ये 0.28, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2.252 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आ गई। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था। यदि आप इसके मात्रक नहीं याद रखेंगे या इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप क्या है सीधे सीधे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसी को ये याद रहेगा कि 1 स्ट्रोक्स इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, तो आप उसको उसी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देंगे तो वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो आपको गलती कहाँ करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका आंसर क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन द प्रेशर ऑन ए गिवन मास ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 MPa टू 3.5 MPa। ठीक, उन्होंने एक लिक्विड है जिस पे प्रेशर बढ़ा के 3 MPa मतलब मेगा पास्कल से बढ़ा के 3.5 MPa कर दिया गया। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस फ्रॉम 500 kg पर मीटर क्यूब टू 501 kg पर मीटर क्यूब। इन्होंने कहा उससे क्या है, इसका लिक्विड की डेंसिटी बढ़ के 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से बढ़ के 501 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई। उन्होंने पूछा व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड ओवर द गिवन प्रेशर रेंज। उन्होंने बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड पूछा है कितना हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया बल्क मॉडुलस का फार्मूला, के की वैल्यू फार्मूला क्या होता है, हमने रो इंटू डी पी डिवाइडेड बाय डी रो। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ ध्यान रखना है रो। यहाँ पे रो जो है देखिए 2 ठो रो दिए हैं, एक रो दिया है कंप्रेशन से पहले, दूसरा दिया है कंप्रेशन के बाद। तो यहाँ पे आपको मेन ये ध्यान रखना है कि कंप्रेशन से पहले रो की वैल्यू कितनी है। तो ये ठीक वो वैल्यू हम लोग यहाँ रखें। तो कंप्रेशन से पहले रो की वैल्यू कितना है, 500 है, इंटू डी पी मतलब चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, 3 to 3.5 है, तो दोनों घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डी रो मतलब चेंज इन डेंसिटी कितना है, 500 to 501 हो गया। तो इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 500 into 0.5 कितना हो जाएगा, 250 MPa। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 MPa। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 250 MPa। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। काइनेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है। तो मैंने अभी आपको बताया काइनेटिक विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका हम लोग डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर के लिए ले लेंगे L स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड के लिए ले लेंगे T। तो जाएगा L टू द पावर 2 और T टू द पावर -1। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डायमेंशंस हो जाएंगे L स्क्वायर T टू द पावर -1। तो आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। मैंने अभी आपको बताया था कि ड्रॉपलेट के केस में इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड डी इज द डायमीटर। देखिए 2 सिग्मा बाई डी ए किसके लिए होता है, ये जेट के लिए होता है। 4 सिग्मा बाई डी ए किसके लिए, तो ये ड्रॉपलेट के लिए होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 सिग्मा बाई डी किसके लिए होता है, ये बबल के लिए होता है। 12 सिग्मा बाई डी इन्होंने ऐसे अपनी तरफ से लिख दिया होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ड्रॉप के लिए इसका आंसर जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर इन्होंने सही जोड़ी हुए फॉर्म में दे दिया है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग उन्होंने पूछा, सबसे पहले दिया लिब्रिकेशन, राइस ऑफ सैप इन ट्रीज, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, कैविटेशन। और लिस्ट 2 में दिया कैपिलरी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो इन्होंने 4 कारण दिए, उस 4 कारणों क्या है इनको बताना है कि किस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो देखिए सबसे पहले लुब्रिकेशन, तो लुब्रिकेशन क्या है, लुब्रिकेशन क्या है, क्यों होते, तो एक एक करके हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए लुब्रिकेशन के लिए देखिए विस्कोसिटी, जब भी लुब्रिकेशन होता है वहाँ पे विस्कोसिटी इसकी मायने रखती है। ठीक, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, विस्कस लिक्विड ही हम लोग यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा 3। तो ए के लिए 3 कहाँ कहाँ दिया है, बी और डी में दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर राइस ऑफ सैप इन ट्री, मतलब जो पेड़ों में पानी है या फिर उसका कोई भी लिक्विड या है जो रस है ऊपर कैसे चढ़ता है, तो ड्यू टू किसके पड़ता है, कैपिलरी इफेक्ट के कारण चढ़ता है। तो बी के लिए क्या आ जाएगा 1, तो बी के लिए 1 कहाँ मिल रहा है हम लोग को, यहाँ डी वाले में मिल रहा है। तो इन दोनों से ही का प्रयोग करके हम लोग ऑप्शन आंसर डी टिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी चेक कर लीजिए। तो सी के लिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, सी के लिए फॉर सरफेस टेंशन, बूंदों का निर्माण क्यों होता है, बूंदों का निर्माण सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन पदार्थ की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मिनिमम क्षेत्रफल, मिनिमम एरिया को ऑक्यूपाई करने की चेष्टा करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो इसे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ड्यू टू सरफेस टेंशन। और क्या है डी के लिए 2, तो कैविटेशन, मतलब वेपर प्रेशर के कारण कैविटेशन होते हैं, मैंने आपको अभी बताया ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी। डी मतलब इसमें सीधे सीधे पूछा था कि किस प्रॉपर्टी के कारण कौन से गुण हमको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ड्रॉपलेट इज लिक्विड इज एक्यूट देन। तो इन्होंने पूछा है कि अगर किसी लिक्विड का एंगल ऑफ ड्रॉपलेट क्या है एक्यूट है, मतलब 90 से कम है, मतलब थीटा इज लेस देन 90 है, तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो देखिए अब अगर इस कहने का मतलब है कि जब 90 डिग्री से कम होता है तो ऐसा कोई लिक्विड है अगर जिसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, उसमें हम कैपिलरी को डुबोएंगे तो क्या लिक्विड ऊपर की ओर बढ़ जाता है। इसका मतलब होता है कि उसमें अडहेशन क्या है ज़्यादा है, कोहेजन कम है। ठीक, तो मतलब अगर हम पानी और ग्लास की बात करें तो उसमें कहने का मतलब है कि पानी का अपने ही अणुओं के साथ जो बल है, जिसे कोहेजन का बल कहेंगे, संसंजक बल कहेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, कम है। और अन्य पदार्थ जैसे गिलास, कांच है, उसके प्रति उसका जो बल है अडहेशन बल, वो क्या है, ज़्यादा है। तो जब एक्यूट एंगल होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है, तो इसका मतलब होता है कि अडहेशन ज़्यादा है, कोहेजन कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अडहेशन इज मोर देन कोहेजन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा, कोहेजन इज मोर देन एडहेशन, ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से अधिक होती है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि कोहेजन फोर्स क्या होता है, अधिक होता है, एडहेशन कम होता है। तो मतलब कि कोहेजन अधिक है कि मतलब कि वो आपसी बल अधिक है, मतलब जो मरकरी है उसके अणुओं का बल एक दूसरे से अधिक है और कांच से वो गीला नहीं करता। तो जो इस प्रकार के पदार्थ मतलब या इस प्रकार के लिक्विड जिनके लिए कोहेजन फोर्स की वैल्यू अधिक होती है एडिशन से, तो गीला नहीं, दूसरे पदार्थ गीला नहीं करते। अगर आप मरकरी को हाथ में ले लेंगे तो मरकरी आपके हाथ को कभी गीला नहीं करेगा, जब पानी में हाथ डालते हैं हाथ क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। कोहेजन इज इक्वल टू एडिशन, ये भी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री तो क्या होता है, अडहेशन ज़्यादा होता है। इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो क्या होता है, अडहेशन ज़्यादा हो, तो कोहेजन ज़्यादा होता है। मरकरी के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, 128 डिग्री होता है। पानी के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इसलिए पानी क्या है, आसानी से कांच को गीला कर देता है, लेकिन मरकरी उसे गीला नहीं करता है। तो ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा यदि आप अन्य कोई जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आप यूपीआरवीएनएल की वैकेंसियाँ आई हैं, उसकी सैलरीज क्या है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, HRA, मेडिकल, इन सभी संबंधित वीडियोस मैंने अपने बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ में उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते
हैं। तो किसी प्रकार का डाउट हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। यदि अभी ठीक, तो फिर मिलूंगा आपसे, तब तक नए नए सवालों के साथ। यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते तो मैंने कुछ वीडियोस हिंदी के लिए बनाए हैं, कुछ जीएस के लिए बनाए हैं। यद्यपि वो जीएस करंट के थे तो पिछले पेपर के हिसाब से पुराने हो गए हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको और भी क्वेश्चन लगातार सॉल्व कराता जाऊँगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछिए। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप उनसे टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।